सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय। हाय अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स अनोनिमस अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का हर हमेशा मिलने वाला एक साथ है, जिसमें हर वक्त ये एहसास होता है कि ये निस्वार्थ प्रेम है। बहुत जबरदस्त मुझे अपनाने का एक सामर्थ्य इसमें है, अपना बनाने का। और आपके बीच में ही लगातार आते रहने के बाद में आज बड़े शिद्दत से, बड़े विश्वास से, बड़े श्रद्धा से ये जो एहसास मुझे हर वक्त, हर पल, हर क्षण होता है, उसकी प्रचिति मेरे जीवन में अनेक प्रसंगों में मुझे आते रहती है। उसकी सिद्धता आती है कि एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा, परमात्मा, ईश्वर मानता हूँ। उसी ने मुझे आज के दिन शराब के पहले जहरीले घूंट से बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है। एक संतुलित, संयमित, एक शांत, बिना संघर्ष का जीवन एक दिन के आधार पर बड़े आनंद से जी रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके वो सब भाई जो इस पूरे फेलोशिप का, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक चेतना है, चेतना का स्थान है। वो नए भाई, एक ऊर्जा है जिसे आज मैं, मेरे पूर्वजों ने जो कहा उस बात की मान्यता देते हुए ये कहता हूं कि वो लोग थे पहले के, जिनके वजह से आज मैं आपके बीच में हूं। और आज मैं बीच में, आपके बीच में हूं क्योंकि ये मेरे नए साथी मेरे साथ में हैं। और ये नए साथी ही हमारे धमनियों का वो बहने वाला रक्त प्रवाह है जो हमें जीवित रखता है, जो हमें इस कार्य प्रणाली में बनाए रखता है, इस कार्य को आगे लेके जाने में और अपने जीवन के विकास में, उसके विकसित होने में सहायता करता है। करके आप सब भाइयों का तो शुक्रगुजारी है, आभार है ही, मगर ये अनामिक मद्यपी ऑनलाइन समूह कि ये जो निरंतर ऑनलाइन चलने वाली मीटिंग्स है, इसके आयोजक है हमारे अभय भाई, शशिधर भाई और रविकांत भाई, जो निरंतर प्रयासों के द्वारा हर हमेशा इन मीटिंग्स को बनाए रखा है, जिन्होंने, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो मौका मुझे दिया जाता है अपने अनुभव कथन का, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी जानते हैं कि मेरे अनुभव भुक्तभोगी इस कार्यक्रम से लाभान्वित है। इस धरोहर का मैं हिस्सा बन चुका हूँ और वो बनने में जो मेरे पहले के सदस्यों ने प्रयास किए, पूर्वजों ने प्रयास किए और मुझे जीवित रहने में मदद की, सहायता की, अपने जीवन को समझने में सहायता की, अपने जीवन के उद्देश्य को, जो सर्वोत्तम उद्देश्य है और उपयोगिता, एक जिंदगी का पर्पस, हायर पर्पस,
जो शायद अपनी जिंदगी में कभी मैंने सोचा भी नहीं था, वो आज मुझे प्राप्त है। आज का जो विषय है, वो आज के डेली रिफ्लेक्शन के कुछ अंश से मिलता जुलता है। तोहफा। और ये तोहफा जो है, ये वहां से शुरू हुआ था जहां पे मेरे उस डॉक्टर ने, जिसके यहाँ पे मैं भर्ती हुआ था जिंदगी भर शराब न पीने के लिए, क्योंकि उस वक्त मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत जबरदस्त रीत्या असुरक्षित हुई थी। मेरी बीवी अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने बहुत सारी कोशिशें की थी, प्रेम किया था मेरे ऊपर, अपने तरफ से हर व्यवस्था उसने मेरे लिए, उसके समझ में आने वाली वो उस व्यवस्था को मेरे लिए उसने खोल दिया था। माँ बाप से के साथ, 4 भाइयों के साथ, प्यार से पली बड़ी लड़की मेरे लिए अपनी इच्छाओं को, अपने अपेक्षाओं को सब त्याग कर यहाँ तक वो आ गई थी कि आप पियो, कोई बात नहीं, घर में ही पियो। आप बाहर पीते हो, फिर आपको कुछ सुध बुध नहीं रहती, आप कब आओगे क्या आओगे इस चिंता में मैं डूबी रहती हूँ। बाल बच्चों की तरफ मेरा ध्यान नहीं रहता। और आप जब आते हो तब आपको कोई तो भी लाके छोड़ता है। कभी आप पुलिस वाले के साथ में आते हो, कभी कोई तो भी लाके छोड़ता है, कभी तो भी आप टूटे फूटे आते हो। उससे तो बेहतर है आप घर में ही पियो। मगर हर उपाय योजना को मेरे समान, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक आई एम, जिस प्रकार की मेरी ये शराब पीने की समस्या है, उस समस्या में घिरे हुए व्यक्ति को ये सब उपाय योजना काम में नहीं आती। ये जब मैं आपके बीच में आया उस संदेश के बाद में, जहां पर वो उपाय योजना जो एक आखिरी दखल अंदाजी थी मेरे बीवी के कहने के ऊपर, जो पिताजी मुझे छोड़कर मेरे बड़े भाई के यहाँ पर चले गए थे विशाखापट्टनम, उनको एक खत गया था। उस वक्त ये टेलीफोन ये वो नहीं था मगर वो लैंडलाइन फोन्स वगैरह थे। वो उसने बड़े रोते रोते शायद वो खत लिखा था, क्योंकि वो खत जब मैंने देखा तो उसके ऊपर आंसू के निशान थे, आंसुओं के। अभी जैसा मेरा भाई अंतरात्मा से इस मीटिंग में रो रहा था, वो अपने जीवन में रो रही थी, जिंदगी के लिए रो रही थी। उसने लिखा था कि अब मेरे से सहन नहीं होता। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हमारे बेसिक टेक्स्ट बोलता है कि मेरे साथ में जो जिंदगी गुजारते हैं लंबे अरसे तक, वो भी मानसिक रूपया बीमार हो जाते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं, जिंदगी के प्रति निराश हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को जीना ही नहीं चाहते, खत्म कर देना चाहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। और वो उसके खत में था कि मैंने तो सब करके देख लिया, अब मैं हार गई हूं। और अगर आपने अभी दखल अंदाजी नहीं की, तो इसके पहले जिस बात की मेरे को सफलता नहीं मिली, वो कार्य मैं पूरी सफलता के साथ में करूंगा, या नहीं मैं अपने आप को मार डालूंगी और अपने बच्चों को मार डालूंगी। क्योंकि मेरे बाद में उन बच्चों का क्या होगा, ये चिंता मरते वक्त मेरे को रहेगी। क्योंकि उसको ये यकीन आ चुका था कि मैं तो कोई काम का ही नहीं हूं, मैं तो उनकी देखभाल कर ही नहीं पाऊंगा। और वो अपने दिल के टुकड़ों को इस प्रकार जिंदगी में
तड़पते हुए देखना नहीं चाहती थी, मरने के बाद में भी। और इसका परिणाम ये था कि मेरा भाई आया, उसने जानकारी इधर उधर से हासिल की, और उसके जानकारी के द्वारा एक काउंसलिंग सेंटर उस वक्त चालू हुआ था, जहां पर नागपुर के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भावे थे, और उन्होंने मेरे से बात की। लेकिन जो बिग बुक हमारा कहता है कि मेरे समान आदमी अपने संपूर्ण विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाता, मेरा संपूर्ण विश्वास कोई जीत नहीं पाता, मैं खुलकर विदाउट रिजर्व, कुछ ना कुछ छुपाए बगैर, पूरा खुल के किसी के भी सामने नहीं आता। अच्छे से अच्छे जाने माने साइकेट्रिस्ट भी मेरे समान शराब का सेवन करने वाले जो शराबी बन चुके हैं, उनसे संपर्क जोड़ पाने में या उनसे उनका विश्वास जीत पाने में वो नाकामयाब होते हैं। और डॉक्टर विलियम डी सिल्वर कहते हैं कि द टाइप ऑफ अल्कोहलिक यू आर वेरी हार्ड ब्रेकिंग। तुम दिलों को, सब व्यवस्थाओं को तोड़ देते हो। मेरा जितना भी नॉलेज था, मेरी जितनी भी प्रैक्टिस थी, कई लोगों को मैंने इलाज किया, कई शराबियों के साथ में मैंने काम किया, उनमें मानसिक बदलाव लाने में मुझे सफलता मिली। लेकिन द टाइप ऑफ अल्कोहलिक यू आर, मुझे एक भी सफलता नहीं मिली। और वही बात मेरे साइकियाट्रिस्ट के साथ में हुई। शुरू में उनको लगा कि मेरा डिटॉक्स करेंगे, मुझे काउंसलिंग करेंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो एश्योरेंस, उस प्रकार का वादा उन्होंने मेरे परिवार को किया था और मुझे एडमिट किया था। और मैं भी बड़े शिद्दत से, बड़े प्रामाणिकता से उस व्यवस्था में चले गया था। दूर दूर तक मेरे जहन में शराब पीने का ख्याल नहीं था। मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब जिंदगी भर नहीं पीऊंगा, अब कभी नहीं पीऊंगा, अब छोड़ दूंगा। ये जो मेरा एक घोषवाक्य या राष्ट्रगान बन गया था, वो उस वक्त भी था। और मालूम नहीं मेरे भाई को क्या लगा, वो 14 जनवरी 1988 का दिन था, और मेरे भाई ने कहा कि 16 जनवरी हो जाने दे, 16 जनवरी के बाद में 17-18 तारीख को हम एडमिट करेंगे। और मैंने कहा नहीं नहीं, ये आज आज ही मुझे एडमिट करो। तो बोले अरे नहीं, 16 तारीख को तेरे बच्ची का जन्मदिन है, जो 16 जनवरी 2009 को पैदा हुई थी, 1983 को पैदा हुई थी। 82 की शादी, 83 का उसका जन्म, और 88 का ये वाक्य। और मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी एडमिट करो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। अंदर से ये कहीं पे तो भी मुझे लग रहा था कि यार, मैं जिस प्रकार पी रहा हूँ, ये तो मैं मौत में से कई बार वापस आया हूँ। क्योंकि उसके पहले एक बार मैं सिर्फ बेहोशी में रास्ते पर पड़ा था, तो मुझे पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा था। एक बार एक ऑपरेशन मेरा करने की नौबत आ गई थी, पेप्टिक अल्सर बस्ट हो गया है, वो निदान गलत निकला क्योंकि पेट में से शराब निकली। और तब उनको संभ्रम हो गया कि इसका पेप्टिक अल्सर नहीं, इसका प्रॉब्लम तो शराब दिख रही। और उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा, और जो पेट का दर्द था वो निकल गया। और बाद में बहुत सारे टेस्ट हुए, कोई निदान नहीं हो पाया, और आखिरी में लिखा गया कि प्रोबेबली ये अल्कोहलिक है। और अब ये मौका था जहां पे मैं भर्ती हुआ था, और मुझे कहा गया कि तू 17-18 तारीख को भर्ती हो। और मैंने बड़े जोर से कहा था कि नहीं, मुझे अभी एडमिट करो, मैं इससे एक बार छुटकारा पाना चाहता हूं, ताकि मैं आने वाले दिनों में अपने बच्ची का जन्मदिन देख सकूं, उसको बड़ा होते देख सकूं, उसके जिंदगी का कुछ
जिंदगी के लिए कुछ सहायक बन सकूं। और ये बात जहन से थी, अंदर से थी, लेकिन यहाँ मेरी कमजोरी है ये मुझे मालूम नहीं था। क्योंकि मेरे बेटी पे मेरा बहुत प्यार था। माँ जल्दी गुजर गई थी, बहन नहीं थी। और ये अपोजिट सेक्स में मेरे को एक ही बात थी कि मेरी बेटी हो जाए। और मेरी ये पहली बेटी थी, दूसरा बेटा था। और इस पूरे विचार के साथ में एडमिट होने के बाद में मालूम नहीं मुझे वो 16 तारीख को क्या हुआ क्या नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। आई वॉज टोटली ब्लैंक, ब्लाइंड हो गया था मैं। और वो ख्याल कहाँ से मेरे दिमाग में आया और कहाँ से मेरा वो तुरंत उस प्राइवेट हॉस्पिटल में से अपनी व्यवस्था के लिए निकल पड़ना, जाके व्यवस्था करके आना, बाथरूम में जाके पीना। एक से क्या होता है फिर दूसरी, दूसरी से क्या होता है फिर तीसरी। और वार्ड बॉय को समझ में आना कि मैं शराब पी रहा हूँ और उसने डॉक्टर को बताना और मेरे को एक बेहोशी का इंजेक्शन। जो बेहोशी मेरी आगे जाके जिंदगी बनने वाली है ये भी मुझे मालूम नहीं था। और उन्होंने एक बेहोशी का इंजेक्शन देके मुझे सुला दिया। और 17 जनवरी 1988 को मेरे बाजू में, मेरे होश में आने की राह देखते हुए दो व्यक्ति बैठे हुए थे। और जैसे ही मैं होश में आया उन्होंने हंस के कहा, हाय अश्विन। ओ, उनमें से एक ने कहा कि अश्विन, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि थोड़ा हमारा सुन लीजिए। और उसने शुरुआत ही की कि अश्विन, मैं एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य हूँ, शराबी हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से शराब से दूर हूँ। और मेरे कान खड़े हो गए। मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि आज शायद आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। आज शाम को आप जरूर, आपको हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रण देते हैं, आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आज की सभा में जरूर आइए। मैंने कहा कैसे आऊंगा, अभी मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। मैं आना चाहता हूँ मगर ये ट्रीटमेंट वगैरह होने के बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर का कहना है। वो सिर्फ मुस्कुराए। उन्होंने इतना ही कहा कि वो डॉक्टर ही आपको बताए। लेकिन उन्होंने अपना आता पता, फोन नंबर्स, ये सब मेरे बीवी जो खड़ी थी उनके पास में दे दिया। और वो गए और डॉक्टर फाइल लेके अंदर में आए और कहा कि आपका डिस्चार्ज है अभी अश्विन, आपके वाइफ को इसीलिए मैंने बुलाया है। तब तक मेरा भाई भी आ गया। मैंने बोला डिस्चार्ज, आप तो मेरे ट्रीटमेंट करने वाले थे। बोले नहीं, आप, बेहतर है कि आप ये जो लोग आए हैं, ये जो कुछ आपको आपको बताना चाहते हैं, आप इनको जाकर मिलिए, इनका सुनिए। और एक निराशा जबरदस्त मेरे साथ में थी कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ ठीक होने वाला था, अब क्या हो गया। और उन्होंने वो डिस्चार्ज कार्ड बना के मेरे वाइफ को थमाया। जब मैंने उसको देखा तो लिखा था कि ही इज अ क्रॉनिक अल्कोहलिक। यार बोला ये सब क्या हो रहा है। अब ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ भी मेरे बारे में नहीं होगा। कोई आशा जो भी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये आखिरी इंटरफियरेंस था, दखल अंदाजी थी। क्योंकि मेरे बीवी ने लिखा था कि इनके शराब खोरी के बारे में अगर आप दखल अंदाजी नहीं करोगे, क्योंकि जो भी दखल अंदाजी या जो भी व्यवस्था मेरे और शराब के बीच में आ रही थी उन 6 सालों में, लंबा दौर नहीं था। शादी के बाद में ही मेरी शराब, जिसने मुझे बहुत पहले एक झटका दे दिया था शुरू में ही, और वो भगवान का संदेश था कि शराब तेरे लिए नहीं बनी है। क्योंकि पहली बार मैंने जब शराब पी थी 1968 में, स्कूल डेज में, एक ट्रिप के दौरान,
तब मेरे 3 साथी नदी में डूब के मर गए थे, जिनके साथ में मैं शराब पिया था। एक क्वार्टर, उसको क्वार्टर बोलते हैं, पोवा बोलते हैं, ये मुझे बाद में मालूम हुआ। नीब बोलते हैं। उस वक्त तो कुछ भी नहीं मालूम था। वहां से ही शराब को लेकर मैं कहीं पे तो भी जागरूक हो गया था कि नहीं यार, ये अब जिंदगी भर शराब नहीं पीऊंगा। मगर पहला यश, मैं कभी तकलीफ में रहते वक्त शराब मैंने कभी नहीं पी। जब जब यश आया, जब जब मेरे को कुछ हाय हुआ, जब जब मेरे को कहीं पे तो भी जिंदगी में मैं बिल्कुल एक ऐसी अवस्था में गया जहां पर मैंने जागरूकता खो दी या सतर्कता खो दी, वहीं पे ये शराब मेरे जिंदगी में आई। और सेकंड बाउट या सेकंड संघर्ष या दूसरी बार की मेरी लड़ाई ऑब्लिवियन तक थी, ब्लैकआउट तक थी। दूसरे मेरे शराब के सेवन में मैंने इतनी शराब पी थी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन जीतने के दौरान कॉलेज का, और मास्टरमाइंड था मैं इलेक्शन का। इतनी शराब पी थी कि मैं बेहोशी में चले गया था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना एंटी सोशल हो गया हूँ, मैं रास्ते पर कैसे तमाशे कर रहा हूँ, कुछ मुझे ध्यान नहीं था। और उसके बाद में 72 के बाद में 10 साल के गैप के बाद में, शादी के बाद में मेरे जीवन में आजू बाजू के दुकानदार लोगों के साथ में जहां मुझे ऑफर आई, मेरे बाजू के दुकानदार ने मुझे पूछा, हम शाम को कभी कभी बैठते हैं, खास करके शनिवार को वगैरह, क्योंकि दूसरे दिन तो छुट्टी रहती है ना अश्विन, तो क्या तुम बैठोगे हमारे साथ में, लोगे थोड़ा सा। और मालूम नहीं, जो मैंने इन हादसों के बाद में सोचा था कि जिंदगी भर शराब नहीं पीऊंगा, वो मैंने कैसे हाँ बोल दिया। और 82 से 88 मैं एक क्रॉनिक अल्कोहलिक था। और डिस्चार्ज के बाद में मैंने बीवी को कहा कि आप घर जाओ, मैं अभी 5 मिनट में आता हूं। अब ये 5 मिनट 2 मिनट मेरे समान शराबी समझ सकता है क्या होता है। अब 2 मिनट 5 मिनट मेरे को लगते थे अपने जुगाड़ को जमाने को, उसकी व्यवस्था को करने को, उसको गिटकने को, और वापस जैसे कुछ हुआ ही नहीं करके वापस अपने जीवन में फिर से उपस्थित होने को। शाम को मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में आया, वहां से मेरा ये सफर चालू हुआ। ये समझने में मुझे बड़ी दिक्कत गई, क्योंकि जो भाई नहीं जानते उनको ये बात बता देता हूं कि 20 साल तक शराब की दूरी तो बहुत मिली, सालों की मिली, इन्वॉल्वमेंट में भी आया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के समूहों के साथ में काम भी कर रहा था, कई जगहों पे जाना आना था, मैसेज कैरी करता था, दिखने के लिए सब कुछ बराबर था। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ था, मैंने प्रोग्राम प्रैक्टिस करना चालू किया था, मैंने शायद इन्वेंटरी भी की थी, मगर बिलोंगिंग नहीं था। और ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यार, ये 5 बार डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, क्योंकि अब रिश्ते नाते संबंध बिगड़ गए थे, भावनिक उद्रेक होता था, दुखी कष्टी हर हमेशा एक प्रकार का निष्क्रिय जीवन, निरुपयोगी जीवन, जिंदगी के प्रति नाराजगी, अपने आप के प्रति नाराजगी बनी हुई रहती थी। पूरे जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि अब मैं किसी काम का ही नहीं रहा। लेकिन 2008, 28 अप्रैल 2008 से आज जो मेरा विषय है कि आई एम प्रेजेंट इन हिज प्रेजेंस इज अ प्रेजेंट, मेरी उपस्थिति उसके, जो भी मैं जैसा भी उसको मानता हूं, जैसा भी समझता हूं, उस शक्ति के स्रोत के साथ में, उच्च शक्ति के साथ में, ऊपर वाले के साथ में मेरा तोहफा है।
ये बात 28 अप्रैल 2008 से चालू हुई, मगर जो बिलोंगिंग मैंने कहा वो बिलोंगिंग मुझे मिला 1 जनवरी 2009 को। सुप्रभात समूह की मीटिंग थी नागपुर की 31 दिसंबर 2008 को, जहां पे मेरा ये मद्य मुक्त जीवन चालू होके 7-8 महीने हो गए थे। तब मेरे अंदर में एक फोबिया, एक डर पैदा हो गया था कि मैं शायद कभी जिंदगी में सोबर हो ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को मेरे सुसाइडल टेंडेंसी के लिए साइकेट्री के द्वारा 15 ईसीटी शॉक्स दिए गए थे, और वो मेरा आखिरी ऑब्लिवियन में जाना वो ईसीटी शॉक से संबंधित था। क्योंकि मैं तो लेने को तैयार नहीं था, जहां मेरी बीवी गिड़गिड़ा कर बोली कि हमारे लिए जिंदा तो रहो, कुछ मत करो, लगे तो चलेगा, हम सब कर लेंगे। क्योंकि तब तक मेरे बच्चे शहाने बन गए थे, समय से पहले उनको वो शहानपन आ गया था, वो अपने खुद की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली थी। अपना एजुकेशनल लोन्स लेके वो कर रहे थे, मेरे को संभाल रहे थे। अपने माँ को उन्होंने बहुत जबरदस्त रीते संभाल लिया था, वो मेरे साथ में जीना सीख गई थी। उसने घरदार संभाल लिया था, घर की प्रमुख करके। हालांकि वो यही दिखा रही थी कि मेरे ही द्वारा घर चल रहा है, मगर छोटी मोटी नौकरियां करके, क्योंकि बिजनेस मैंने गवा दिया था, नौकरियां मुझे लगी, 5 नौकरियां मैंने की, टॉप तक गया, बहुत गुणवत्ता क्षमता थी। लेकिन शराब के मामले में यह सब फेल था। शराब के मामले में मैं इंसेनली फैसिनेटेड था। मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये बार बार वो जो बोला जाता है कि ग्रेनेडर गलत जगह पे गलत समय पे अपने उस ग्रेनेड को फेंक देता है और अपने ही लोगों को उड़ा देता है, और सबको आश्चर्य होता है कि ये इसने क्या कर डाला। वैसा जब किसी को कोई अंदाज नहीं होता था, सबको लगता था अब सब ठीक है, तभी मेरी शराब वापस दोबारा जिंदगी में आ जाती। अब 31 दिसंबर 2008 को मेरे घर वालों ने पहली बार मेरे से गुजारिश की, जो ये दूरी बनाने के पहले मैंने बड़े 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 इससे मैंने अपने बेटे को कहा था कि बेटा एक मौका मुझे चाहिए। क्योंकि वो बेटा जो कभी सिगरेट के दुकान पे नहीं गया था, कभी उसने शराब सेवन तो दूर दूर, कोई बुरी आदत जिसको दी थी, जो रात दे रात जब मैं कोई नाटक खेलता था, जब मेरी शराब की व्यवस्था नहीं रहती थी और मैं चप्पल वगैरह जोर से डाल के बाहर निकलने के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ तो भी नाटक करता था, तब मेरी बीवी धीरे से उसको उठा के बोलती थी, देख देख तेरे बाबा कहाँ जा रहे, देख जल्दी। और वो आके बोलता था, बाबा क्या हुआ, कहाँ जा रहे। और मैं बोलता था, कुछ नहीं, मैं पी के आता हूँ, पीने जा रहा हूँ। और वो बोलता था, रुको बाबा, घर पे ही रुको, तुमको मैं ला के देता हूँ। रात देर रात 1, 1:30, 2 बजे वो जब निकल जाता था तो मेरे को डर लगता था कि ये कहाँ जाएगा, कहाँ से लाएगा, कैसा लाएगा। मगर शराब पीने की वो ओढ़ मेरे मुंह से ये नहीं निकालती थी कि मत जा बेटा, जाने दे, मैं नहीं पीऊंगा, मैं कल पीऊंगा। मैं चक्रे मारते रहता था, उसके आने की राह देखता था, और जैसे ही आता था मैं बॉटल उससे लेके पीने निकल जाता था, और जैसे ही पीता था मुझे अच्छा लगता था। वो लड़के को मैंने कहा था कि मुझे एक आखिरी मौका दो, गिव मी अ लास्ट चांस। तो बोले, क्या बाबा, क्या करना है। तो मैं बोला, मेरे को एक बार एडमिट करो। सब कुछ सेल्फ नॉलेज इज इनसफिशिएंट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में आज मैं कहता हूं कि भगवान, मैं जो जानता हूं तेरे बारे में, मेरे अपने बारे में, मेरे नाते संबंधों के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में जो मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, इस फेलोशिप के बारे में, इस सदस्यों के बारे में, या मेरे जीवन के बारे में, या मेरे रिकवरी के बारे में, उस सब को बाजू करके एक नया अनुभव मेरे को दे। और ये इतना सब 20 साल तक मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में है,
दिखने के तौर पर कार्यरत हूं, मगर सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य ये समझ रहे हैं कि ये आएगा जाएगा, कब जाएगा मालूम नहीं। लेकिन कुछ बंदे थे जो हर वक्त बोलते थे, अश्विन वी नीड यू, प्लीज कम बैक, कम होम, आजा घर वापस आजा। और मैं थक गया था टू बी सिक, और मैंने उसको ये कहा था कि मुझे एक बार एडमिट कर, और वो मुझे लेके गया था। मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, मैं तो ऐसे अवस्था में आ गया था जहां पे एक गुमनामी आ गई थी। मेरे जिंदगी में मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा था। मैं हूं नहीं हूं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जिंदगी बढ़ रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, जिंदगी आगे जा रही थी, सब सब कुछ हो रहा था, कमरे खुल रहे थे, लोग जवाबदारी से काम कर रहे थे, मेरे बगैर कहीं कुछ अड़ नहीं रहा था। और जो आदमी ये समझ रहा था कि मैं ही सब कुछ हूं, वो कुछ भी नहीं था। और वहां से उसने मुझे सवेरे सवेरे वो लेके निकला। मैं रास्ते से बड़े बड़े इससे इधर उधर देख रहा था। मेरे समान जो भाई है वो इस बात को समझेगा कि अब छोड़ना ही है ना, अब इसके बाद में शराब नहीं पीना है ना, तो आखिरी एक बार पी लेता हूँ। ये ख्याल मेरे समान शराबी के दिल में जहन में रहता है। और मैं वो व्यवस्था देख रहा था कि कहाँ इसको बोलूं 6 साढ़े 6 बजे सवेरे के कि रुक, थोड़ी सी पी लेते थे, बाद में जाता हूँ। और वैसा मौका ही नहीं मिला। वो डिएडिक्शन सेंटर के बहुत करीब हम आ गए, और फिर मेरे से रहा ही नहीं गया, क्योंकि वो जो होती है ना, वो किसी व्यवस्था में मेरे को जाने ही नहीं देती, व्यवस्था को बाजू ही कर देती है। और मैंने वहां पे उसको रोका और कहा कि भाई थोड़ा सा पीछे चलना, वहां तक चलना। बोले क्या हो गया पापा? अभी एक ग्रोन अप बॉय सीए कर रहा था, और मैंने कहा यार वहां तक चल, मैं एक नीप पीता हूँ, बाद में फिर यहाँ पे आता हूँ। उसने बड़े व्याकुलता से कहा, जो रात देर रात जिसने मेरे शराब का प्रबंध किया, उसने कहा बाबा अब यहाँ तक आ गए हो, अब चलो आगे, अब क्यों फिर से शराब? और पहली बार मेरे और शराब के बीच में मेरा बच्चा आ गया। मेरा आवाज आ रहा है रविकांत जी? यस अश्विन भाई, आ रहा है, बोलिए। तो पहली बार ये बच्चा आया। मेरे और शराब के बीच में कुछ तो भी आए, बगैर मैं शराब से दूर नहीं हो सकता। ये बात जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोल रही थी, ये तो मेरे जिंदगी की सच्चाई थी, ये तो सत्य था, ये तो वास्तविकता थी। ये तब मेरे जिंदगी में आई जब 15 ईसीटी शॉक्स हो गए थे। वो ऑब्लिवियन, बेहोशी, वो ऑफ हो जाना, एक शराबी मेरे समान ऑफ हो जाना, अपने वजूद को खत्म कर देना चाहता है, अपने प्रेजेंस को खत्म कर देना चाहता है, अपने आप को खत्म कर देना चाहता है। इस बात की वो सिद्धता थी, एविडेंस था, पुरावा था कि वो जो मैंने कहा था मेरे बीवी को, नहीं नहीं ये ईसीटी शॉक्स वगैरह नहीं लूंगा, मैं क्या पागल हूं क्या? पागल समझते हो क्या मेरे को? और उसने बड़े इससे कहा था कि जिंदा तो रहो, जिंदा रहने के लिए है ये। तुम जो कभी तुमने हाथ काट लिया, नसें काट ली, कभी तुमने अपने नसों में सिरिंज के द्वारा एयर बबल डाल लिए, कभी तुमने स्लीपिंग पिल्स ही खा ली, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट था। और ये करके मैं सही में मरना ही चाहता था, मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं हारना ही नहीं चाहता था, मैं तो जीतना चाहता था। और उसने जब ये कहा तो मैंने बोला ठीक है चल, एक लूंगा सिर्फ। बोले ठीक है, एक तो लो पहले। और जब वो ईसीटी शॉक लेने गया, तो जिसको भी कोई ऑपरेशन हुआ है या स्टिचेस लगे हैं या जिसको एनास्थेसिया दिया गया है इंट्रावेनस, वो मेरी बात को समझेगा कि जब वो एनास्थेसिया दिया जाता है ना वेन में, तब एक ठंडा एहसास, बदन ठंडा होने का एहसास, और वो बातचीत करते रहता है एनास्थेसिस मेरे से। और
मैं एकदम वो ट्यूबलाइट के समान, जिसका स्टार्टर खराब हो गया है और जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, सब परेशान है और बोलते यार इसको एक तो जलाओ या बुझाओ, और दोनों प्रक्रिया कर नहीं पाते। और वही बात मेरे साथ में थी कि ना मैं जी पा रहा था ना मर पा रहा था। और वो जब एनास्थेसिया दिया गया तो एक सडन एकदम से ऑफ हो गया सब, कोई भावना नहीं, कोई चेतना नहीं, किसी प्रकार का मेरे को कोई फीलिंग नहीं, कोई संवेदना नहीं, किसी प्रकार का कोई एहसास ही नहीं, अचेतन, चेतना विरहित। वो बेहोशी मेरे को इतनी पसंद आई है होश में आने के बाद में कि मैंने तुरंत पूछा कि अब कब लेना है और कितने लेना है। और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया। जो आदमी एक ही सीटी शॉक लेने को तैयार नहीं था, अब बोल रहा है कि अब अगला कब लेना है और कितने लेना है। क्योंकि वो इफेक्ट जो शराब के वो घूंट ने दिया था, वो अब ये एनास्थेसिया दे रही थी। वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेरा एडिक्शन था, मेरे पर्सनालिटी का प्रॉब्लम था, पर्सनालिटी, एडिक्टिव पर्सनालिटी का प्रॉब्लम था। और मैंने कहा, और उन्होंने कहा कि करीबन 15 एक लेना पड़ेगा। मैंने कहा 15 नहीं, मैं 50 लेने को तैयार हूं, ये दिल मांगे मोर। और ये आदमी, इस प्रकार का आदमी जो पूर्णतः अपने प्रेजेंस को खो चुका है, अपने वजूद को खो चुका है, अपने खुद की पहचान को खो चुका है, अपने जिंदगी को खो चुका है, दूर दूर तक जिंदगी में कहीं नहीं है, वो 31 दिसंबर 2008 को एक 7-8 महीने की दूरी जो जबरन थी, जैसा पीना जबरन था, वैसा ये शराब की दूरी बना के रखना मेरे लिए एक जबरदस्ती थी। और ये जबरदस्ती जबरन कि मैं अब नहीं पीता हूं, तो मुझे एक मीटिंग में आके बैठना ही पड़ता था, एक लोगों के साथ में बैठना पड़ता था। और 31 को पहली बार मेरे घर वालों ने मेरे को कहा कि ये 31 आप हमारे साथ में रहो, हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं, ताकि यहां से कोई बदलाव आए, द टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां से वो जिंदगी जहां पर खत्म हो गई है, जंपिंग ऑफ स्टेज पे मैं हूं कि अब मेरा सब खत्म है, वहां से वापस जिंदगी में आने का भाग, वो ये भाग था कि उन्होंने कहा हम आपको बेस्ट विशेष देना चाहते हैं, यहां से कुछ बात आपकी जिंदगी में आए ये नए साल में, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। वो ग्रोन अप हो गए थे, वो शहाने बन गए थे, वो अपने पिता को चाहते थे। और मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उसके पहले मैं होली, पाड़वा, न्यू ईयर को कभी शराब नहीं पिया। मैं तो ऐसे वक्त में पिया जब शायद मैं शराब पीऊंगा ऐसा किसी को लगा ही नहीं था। और इन सब दिनों में, वो पिछले 20 सालों में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाइट विजिल्स या रिट्रीट्स या डे विजिल्स कार्यक्रमों में था। पहली बार मैं अपने बच्चों के साथ में था। वो कार्यक्रम हो गया, मिठाई बांटी गई, एक दूसरे से गले लगे, सब सोने चले गए और मुझे नींद नहीं आई। मैं बेचैन था, मैं बहुत असंतुष्ट था, कहीं पे तो भी एक जिंदगी के प्रति नाराजगी थी, और सो नहीं पा रहा था। और पहली बार मैंने वापस बिग बुक हाथ में लिया और पढ़ना चालू किया। और पढ़ते 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 जब मैं वो 3 पर्टेनिंग आइडियाज पे आया, और मैंने वो दूसरी आइडिया पढ़ी कि कोई भी मानवीय उपाय योजना मुझे मेरे शराबियत से राहत नहीं दे सकती। एक तत्व है, वह है ईश्वर, उसके द्वारा यह संभव है अगर उसे मैं करने दूं। और फिर मैंने 12 कदम फिर से पढ़ना चालू किया, और मैं अचंभित हो गया। पहली बार कहीं पे तो भी इन कमरों में जो बोला जा रहा था कि टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, अपने खुद से प्रामाणिक रहे, मैं तो भरसक प्रयत्न कर रहा था यार, मैं तो हर वक्त अपने आप को प्रामाणिक करना चाहता था, प्रामाणिकता से जीना चाहता था। और यहाँ पर वो दूसरे पायरे में जब बोला गया कि हम इस बात को
समझ गए, we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. और restoration of sanity, होशमंदी, और मैं समझ में नहीं आया मेरे को क्या हो रहा है। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकूंगा, लेकिन सवेरे होते होते मेरे मन में जहन में कहीं पे तो भी अंदर से ये बात आ गई कि अश्विन, वो 14 किलोमीटर पे सवेरे एक ग्रुप खुला है, सवेरे की मीटिंग होती है, वहां जाना है। और पहली बार मैंने सवेरे सवेरे नहा धो के तैयार हुआ। वहां से मेरा रोज सवेरे उठना, रोज सवेरे नहाना धोना, तैयार होके निकलना, सूटअप बूटअप शो अप वाली बात भगवान ने, ऊपर वाले ने वहां से शुरू कर दी थी। मुझे मालूम नहीं था ये सब हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आया था। मुझे वो ग्रुप कहाँ पे ये नहीं मालूम था, मगर हमारे एक ओल्ड टाइमर है, उनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि पहली बार एक निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, कई बार मिलने के बावजूद भी जिसका मुझे एहसास नहीं आया, जो मैं कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि वो दिल तक नहीं पहुंचा, हृदय तक नहीं पहुंचा, उसको मैंने पहुंचने नहीं दिया, अपने अहम के कारण, अपने सेल्फ के कारण, अपने मैंपन के कारण। और मैं उनके यहां पर गया, हमारे बहुत पुराने सदस्य जो आज इस दुनिया में नहीं है, कोविड में उनकी डेथ हो गई, और उनके यहाँ पर जब गया तो उन्होंने बोले, अरे अश्विनी आ, बहुत दिनों के बाद में आया, अरे आजा आजा आजा। और सवेरे सवेरे अपने घर में मेरे को बिठा के, मेरे से हाथ मिला के, मेरे को आलिंगन दे के बोला, चाय पी चाय पी। मैं बोला हाँ ठीक है, मगर मेरे को तो मीटिंग करना है। बोले ठीक है ना, मैं लेके चलता हूँ तेरे को मीटिंग, मुझे दूसरे तरफ जाना है, मगर मैं तेरे को वहां छोड़ता हूँ। और मालूम नहीं वो स्पर्श क्या था, किस प्रकार के वो एक्सचेंज था, वो चेतना थी उनका, उनकी चेतना, उनकी ताकत मेरे अंदर में जा रही थी, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा था। और मैं जाकर उस मीटिंग में बैठा, और अभी जो भाई बोल रहा था कि आंखों में से वो आनंद अश्रु थे, कि क्या था, वो जल था, वो शुद्ध जल था, वो प्यूरिटी थी, मेरा पूरा अंदर से सब धोया जा रहा था। और मैं बैठे बैठे कहीं पे अंदर से एक राहत महसूस कर रहा था। मुझे वो बिलोंगिंग था, मैं यहाँ पे समा गया था, एक रूप हो गया था। वो बिलोंगिंग, वो जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, तीसरे कदम का निर्णय है। अगर मैंने दूसरा कदम में ये बात को मानने को तैयार हूं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे मन की तैयारी है, विलिंगनेस इज द की। क्या मेरी एक ही आवश्यकता है, क्या मैं अब ये मानता हूं, या मानने लगा हूं कि मेरे से बढ़कर एक शक्ति ही मुझे मानसिक स्वास्थ्य, होशमंदी, मानसिक संतुलन, क्योंकि मैं मन से ज्यादा बीमार हूं, शरीर से तो हुई, शरीर मेरा मरते दम तक, जो एलर्जी हो गई है वो मरते दम तक रहने वाली है, एक घूट मेरा काम तमाम करने वाली है। लेकिन ये मन की व्याधि जो है, मन का जो आक्रोश है, मन का जो तूफान है, मन में जो बसी हुई शराब है, दिमाग में जो घर कर गई है, दिमाग को जिसने अपने इसमें वशीभूत किया है, उसको गुलाम बनाया है, वहां से मुक्तता संभव है। और वो बिलोंगिंग जब आया, वहां से मेरी जिंदगी पलट गई। अब मेरे अंदर में एक रिविलेशन था, एक रियलाइजेशन था, एक इंस्पिरेशन था। ये मेरे को इंट्यूशंस तक लेके जाएगा,
पहले से मेरे को ज्ञात होना चालू होगा कि आगे चल के अगले क्षण में क्या होने वाला है, और उसको जहां मैं पहले बौखला जाता था, समझ में नहीं आता था, उन सब चीजों को मैं बहुत आसानी से बिना संघर्ष के निपटा सकूंगा, ये मुझे मालूम नहीं था। ये अनुभव एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये मुझे मालूम नहीं था। ये मेरा प्रेजेंस है, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरा सत्य है। टू डाई इन ओन सेल्फ अब सही में काम कर रहा है। मैं मेरे भीतर के ही उस सेल्फ को खत्म कर देना चाहता हूं और वास्तविक सेल्फ को उजागर करना चाहता हूं, ये भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन भगवान हमारे ऊपर बहुत दयालु होता है, बहुत प्रेम करता है मेरे समान शराबी को, और उसका ही नियोजन रहता है कि उसने मेरे अंदर में वो डेस्परेट भाग लाया, वो जुनून पैदा किया कि अब मैं ये मीटिंग छोड़ना नहीं चाहता था, अब मैं इन मीटिंग्स में रोज जाना चाहता था। अब डिस्टेंस, समय, परिस्थिति, ये सब अब कोई काम नहीं कर रही थी। अब लाइसेंस है नहीं है, गाड़ी है नहीं है, अब व्यवस्था है मेरे पास में नहीं है, अब पैसा पानी है नहीं है, अब काम धंधा है नहीं है, अब किसी का साथ मिलता है नहीं मिलता है। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ तो है, देयर इज समथिंग जो मुझे जिंदा रखा है, जिसने मुझे अभी भी अपने आप को समझने का एक मौका दिया है। ये वो संधि है, ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं दूसरे दिन 2 जनवरी 2009 को इस मीटिंग को जाने को निकला। मेरे समान आदमी बहुत स्वार्थी होता है, कपटी होता है, अपने ही स्वार्थों में लिप्त होता है। लेकिन सिर्फ एक 15 मिनट का 2-3 किलोमीटर का रास्ता रह गया था, और मेरे अंदर से कहीं पे आवाज आया कि वो 3-4 साल पहले तूने जिस सतीश को मैसेज दिया था, उसकी हालत बहुत खराब है, उसको मैं देखता था, उसको अगर जाके मिलता है और अगर तेरे साथ में आता है तो तेरे को एक साथीदार मिल जाएगा इतना लंबा आने को। वो मेरे नजदीक ही रहता था। मेरे समान आदमी कोई भी अच्छी बात करने का जब विचार आता है ना, तब उसके ऊपर तुरंत एक्शन नहीं करता, यही बोलता है कि ठीक है अभी नहीं, कल कर लूंगा। प्रोकास्टिनेशन है, चाल ढकल है मेरे साथ में। लेकिन मालूम नहीं, जब उसका प्रेजेंस आ जाता है, वो मेरे साथ में काम करना चालू करता है, वो मेरे जहन में आ जाता है, वो प्रवेश कर जाता है, आई एम एम्पावर्ड। अब मेरी पावर नहीं, अब उसकी पावर काम करते रहती है। जब मेरे समान स्वार्थी आदमी अपने ही स्वार्थों में लिपटा हुआ, कभी किसी का ख्याल नहीं, कभी किसी के लिए कुछ कर नहीं पाया, एक निरुपयोगी जीवन में किसी को के लिए कुछ कर पाऊंगा, मेरे हाथ से कुछ अच्छा हो सकेगा, मैं किसी के काम आ सकूंगा, ये बात ही निकल गई थी। हर वक्त निराशा में रहने वाला। मालूम नहीं उस वक्त क्या हुआ, मैं पलटा, मैं वापस गया। करीबन 10 किलोमीटर मैं वापस गया, उसके घर गया। उसके पत्नी, बच्चे जो मेरे ही बच्चों के समान छोटे छोटे थे, उसकी पत्नी, जैसे मेरी पत्नी पूरी तरह टूट गई थी, वैसे वो भी टूट गई और उसको छोड़ के अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चले गई थी, दूर विशाखापट्टनम। अब वो विशाखापट्टनम मेरी जिंदगी में दोबारा आ गया था, और वो अकेला अपने घर में, सब उसके धंधे बंद हो गए थे, पैसा उसके पास में सिर्फ किराए का आता था, और हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। कभी पलटा था, गिरता था, रास्ते पे सो जाता था। और मैं जब गया तो उल्टा पाल्टा सोया हुआ, उसका कमरा, खाली बाटले इधर उधर पड़ी हुई, पुराना जो खाना बनाया हुआ है वो सड़ गया है, मगर उसमें अलिया लग गई है, मगर उसके तरफ देख नहीं, कपड़े लटके हुए हैं, गंदे हैं सब। मेरा चित्र,
मेरी सही पहचान, और उसको मैंने हिला के पूछा, सतीश चलता क्या? और उसने कहना, अरे अंकल, वो मेरे को अंकल बोलता था, उम्र थी। बोले हाँ बिल्कुल चलता हूँ। और वहां से ये सफर चालू हुआ, ये रियलाइजेशन चालू हुआ, ये इंस्पिरेशन मिला। और वो बात जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बार बार बोली जाती है कि ये कार्यक्रम आशा का है, हौसला अफजाई का है। जो मेरे पुराने सदस्य मेरे को हौसला अफजाई देते हुए एक एजुरेंस देते थे, और आज मैं बोलता हूं कि इस कार्यक्रम को, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, जो हमारे बहुत दिल के करीब है, उसको बड़े प्यार से हम लोग बोलते हैं अल्टर्ड एटीट्यूड, बदला हुआ दृष्टिकोण। कोई कहता है ऑलवेज अलर्ट, ए। अलग अलग बातों से हम इस कार्यक्रम को समझने के लिए और पहचानने के लिए और उसको अपने जिंदगी में बनाए रखने के लिए, एक दिन के आधार पर इससे जुड़े रहने के लिए, ये सब चीजें हम हमारे जहन से बोलते हैं। और इन मेरे पुराने सदस्यों के द्वारा जो एजुरेंस दिया जाता था, जो हौसला अफजाई होती थी, जो मेरे को सिद्धता दी जाती थी, जो प्रूफ्स दिए जाते थे, जो एविडेंसेस दिए जाते थे सुधार के प्रक्रिया के, बदलाव के, उसके कारण मैं ये कहता हूं कि एजुरेंस और अकम्प्लिशमेंट, सिद्धता, और ये जो एजुरेंस था मेरे पास में, ये जो हौसला अफजाई थी, ये हमारे शेषराव काका ने, जिन्होंने मुझे आलिंगन देके कुछ ऊर्जा मेरे अंदर में भर दी थी, और उस मीटिंग में जो मैं पाक हो गया था, जो प्यूरिटी मेरे अंदर में आ गई थी, कहीं पे तो भी मेरे पुराने सभी पापों को मेरे ही आंसुओं ने धो डाला था। काम तो बाकी था, मगर मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया था, अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लिया था, अपने इम्परफेक्शंस को स्वीकार कर लिए थे, अपने जानकारी के अभाव को स्वीकार कर लिया था। अनजाने में मैंने आई एम नॉट गॉड को मान लिया था। मैं भगवान नहीं हूं, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। सब कुछ तो वो है। ये बात कहीं पे तो भी अंदर से आ गई थी। और तब उसने जो कहा, हाँ अंकल, वहां से मेरा ये सफर उसके साथ में चालू हुआ। विदाउट हेल्प इट इज टू मच फॉर अस। बिना सहायता के शराब बहुत ताकतवर, कपटी, धूल, चालाक, चकमा देने वाली मेरे समान व्यक्ति को मौत के कगार पर लेके जाके, एक पागलपन के हद तक ले जाके अकाली मौत को पहुंचाने वाली एक जबरदस्त ताकत मेरे जीवन में बन गई है। बिना सहायता के ये संभव नहीं। एक तत्व है, वो है प्रिय ईश्वर, उसके द्वारा ये संभव है। और ईश्वर कहाँ से काम करता है, वो ताकत कहाँ से काम करती है, वो शराबियों के बीच में काम करती है, वो शराबियों का साथ मिलने पर काम करती है, वो शराबियों की आपस में जुड़ने से वो ताकत काम करती है। और मेरे अंदर का वो जो डर था, मालूम नहीं कहाँ निकल गया था। अब मेरे को फिक्र नहीं थी मेरे पास में लाइसेंस नहीं है, अब मेरे को फिक्र नहीं थी मेरी गाड़ी टूटी फूटी है। अब 3-3 जन, अब लोग जुड़ते गए, अब वो मैसेज जाते गया, अब मैं पूरा बिजी हो गया, अब मेरे को बिलोंगिंग भी आ गया, और मेरा कार्य भी चालू हो गया। अब इनको कुछ देना है तो मेरे पास में होना। अब मेरा अपने तरफ देखने का नजरिया भी आ गया। अब मैं खुद के अस्तित्व को पहचानने को, अपने खुद को देखने को तैयार हो गया। मैं कहाँ गलत गया था, मेरे साथ क्या हुआ था। अब ट्रस्ट आ गया था, अब विश्वास आ गया था। आज का जो थॉट बोलता है कि ये सजेशन है, लेकिन ये सजेशन उस सजेशन के समान है कि अगर तुम्हारा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तुम कूदते हो,
और तुम्हें एक पैराशूट दिया जाता है, तो जो भी सूचनाएं तुमको दी है उसका पूरा पालन करके तुम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो सब करने को तैयार हो जाओगे जो शायद जिंदगी में तुमने कभी किया ही नहीं था। अब मुझे एहसास नहीं था कि ये ईश्वर मेरे साथ में है, ईश्वर कर रहा है। मैं इस पे आ गया था कि अब उसके देख रेख में जीना है, दाई विल बी डन। अब सही में ईश्वर की कृपा है, मेरे को ऐसा एहसास आ रहा था कि इतने ईसीटी शॉक्स इतने बार कहाँ कहाँ चले गया, मेरी लकड़ियां पहुंच गई थी। मैं कब पहुंचूंगा यही इंतजार था। वो भी पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, मेरी शिनाख्त होगी, मेरी पहचान होगी, मेरे को खंदा मिलेगा या दफनाया जाएगा या मॉर्चुरी में मैं सलटे रहूंगा। क्योंकि कहाँ कहाँ निकल गया था, मैं निकलना कहीं चाहता था, पहुंच कहीं जाता था। और अब मेरी जिंदगी को एक कार्य मिल गया। बेकाम हुए आदमी को, अकेले गिरे हुए आदमी को अकेलापन क्या होता है, एक शराबी का अकेलापन क्या होता है, वो मायूसी क्या होती है, वो अपराध बोध क्या होता है, मेरे समान शराबी ही पहचान सकता है। मगर ये जब अकेलापन हो जाता है, जब साथी मिलते हैं, जब मेरे को इन्वॉल्वमेंट मिलता है, मेरे को कार्य मिल जाता है, तब उसका आने वाला आनंद क्या होता है, ये वो व्यक्ति ही जानता है जो इस प्रकार से अपने आप को बिलोंगिंग के बाद में इन्वॉल्व करना चालू करता है। और ये बिलोंगिंग कहाँ से है? ये बिलोंगिंग का एक रूप होने का बात क्या है? वही मान्यता कि तू मेरा पिता है, मैं तेरा पुत्र हूं। छोटी सी आइडिया, व्हेन नथिंग वर्क द गॉड आइडिया वर्क। जब कोई भी चीज काम नहीं की, तो ये उच्च शक्ति की संकल्पना, गॉड ऑफ माई ओन अंडरस्टैंडिंग, इट इज आइदर बॉटल और गॉड, व्हाट वाज माय डिसीजन। मेरा निर्णय क्या है? क्या मैं अपने प्रताड़ित जीवन को, अपने लांछित जीवन को, बार बार उस शराब की तरफ जाकर बार बार अपने अधोगति को देखते हुए, सड़ते हुए, खुद से खुद का चेहरा न देख पाना, खुद को नजरें न मिला पाना, हर वक्त कोई भी सामने आया तो मुंह इधर उधर करना, मेरे मुंह का बास नहीं जाने को होना, उसी प्रकार का जीवन जीना चाहता हूं कि मैं अब ये धरोहर में दिए हुए उपाय योजना के द्वारा अपने शराबखोरी से आजादी पाना चाहता हूं, अपने उस सेल्फ से, अपने उस मैं से मुक्त होना चाहता हूं। अगर मेरा डिसीजन है कि मुझे वो चाहिए जो इन लोगों को, मेरे पूर्वजों को हासिल हुआ, जिन्होंने एक शिद्दत से, बड़े बड़े चाव से अपने स्वार्थों को छोड़कर एक निस्वार्थ भाव से, ये अल्ट्रुइस्टिक मूवमेंट, ये निस्वार्थ सेवा देना चालू किया, जिन्होंने शुरू से ही कहा कि ये हमारा एवोकेशन है, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, जिन्होंने शुरू से ही व्यक्ति से ज्यादा तत्वों को महत्व दिया, जिन्होंने शुरू से ही इस बात को पूर्णतः अपने जीवन में गाढ़ बांध ली कि वो है तो हम है, वही हमारे जिंदगी का सच है, उसी के द्वारा हम एकत्रित है। वी आर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म और विथ अ कॉमन सॉल्यूशन। और एक कॉमन सॉल्यूशन जो था, जहां पर हर धर्म का, हर जाति का, हर पंथ का, हर मान्यता का, हर समाज में से आए हुए, अनेक क्षेत्रों में से आए हुए मेरे समान शराबी एक संग हो जाता है, जुड़ जाता है, एक रूप हो जाता है कि एक शक्ति है जो इन कमरों में है, इन शराबियों में है, इन शराबी की देखभाल करने के लिए है, इनको सुरक्षित रखने के लिए है, एक योजना के अंतर्गत है, एक डिवाइन फोर्स है, एक डिवाइन प्रोविडेंस है। जब सभी व्यवस्थाएं खत्म हो गई तो ये व्यवस्था बनी हुई है उस शराबी के लिए जिसके जहन से यह आवाज आती है कि मेरे को बचाओ, मेरे को शराब से दूर होना है। तब ये व्यवस्था काम करती है। इट इज नॉट फॉर दोज हु वांट इट, इट इज नॉट फॉर दोज हु नीड इट, हु आर डेस्परेटली ईगरली वांट टू ग्रैब इट। क्या है? और बिल लिखता है, इट इज डायलेमा ऑफ पावर।
शक्ति और ये पूरी धरोहर जिसके द्वारा ये हमारा बेसिक टेक्स्ट लिखा गया, जब सिद्धता आ गई कि दिस वर्क्स, और जब ये एविडेंशियल हो गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी जहां पे संभ्रम था कि हम लोग इतने सारे युद्ध में से अब इधर उधर हो गए हैं, अब हम मीटिंग्स नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे के साथ में नहीं आ पा रहे, हम एक दूसरे का साथ नहीं निभा पा रहे, अब फेलोशिपिंग नहीं है, तब क्या हम इस कार्यक्रम में हमको जो उच्च शक्ति मिली है उसके द्वारा ये सात्विक जीवन अबाधित रख पाएंगे? और ऐसे टेस्ट में से ये फेलोशिप वो शुरू के पहले के लोग एक सिद्धता के बाहर साथ में बाहर आए, निखर कर बाहर आए, सोना बनकर बाहर आए, हीरे के तरह चमक गए, और उन्होंने फिर इस धरोहर को दूसरों तक, दूसरे शराबियों तक पहुंचाने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये आइडिया काम कर गई कि वी शुड राइट अ बुक। हमको ये पूरी जानकारी कि कार्यक्रम प्रक्रिया क्या है, साधन क्या है, सामग्री क्या है, ताकि हर वो व्यक्ति जो शराब से पीड़ित है और जो शराब की दूरी बनाकर अपनी जिंदगी को वापस पाना चाहता है वो इसका लाभ ले सके। और करके वो लिखता है कि ये किताब का मकसद ही ये है कि आप उस शक्ति से मिल पाए, उससे एक रूप हो पाए। हम आपको अनेबल करेंगे, आप में वो एबिलिटी लाएंगे, आप में वो क्षमता लाएंगे, आप में जो वो क्षमता को आपने गवा दिया है, उस क्षमता को इस कार्यक्रम के द्वारा आप प्राप्त कर सकेंगे कि आप उस पावर से एक रूप हो जाएंगे। यू विल हैव दैट पावर विच विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। फिर शराबखोरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब शराब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। योर अल्कोहल प्रॉब्लम, योर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम विल वैनिश। और ये इतना ऑथेंटिक रहेगा, इतना प्रिसाइज रहेगा कि दूसरे किसी सिक्का मोहतब की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये तो मेरे साथ में बिना समझे, बिना इसका संज्ञान लिए, बिना इसको प्रॉपरली पहचाने एक प्रोसेस में मेरे साथ में हो गया था। मैं जिंदा बच गया था, मेरे पास में वो भगवान ने वो व्यवस्था कर दी थी। करके भाई लोग हाथ जोड़ के बोलता हूं कि अभी से जागरूक हो जाओ, अभी से सतर्क हो जाओ, अभी से उसके होने के एहसास को जगा लो। बी गॉड कॉन्शियस कि वही है करके हम सब है और वही है करके मैं भी हूं। मेरी उपस्थिति जो मैं हर वक्त बंक करता था, क्लासेस में नहीं रहता था, बाद में अपने ही स्वातंत्र को पाना चाहता था, मैं तो गुमनाम हो जाना चाहता था। एक अवस्था मेरी ऐसी आ गई थी, आई वॉन्टेड टू बी मिस्टर इंडिया, कि मैं अदृश्य हो जाऊं, मैं दिखूं ही नहीं किसी को, मगर मैं जिनको हाथ लगाना चाहता हूं, जो आनंद लेना चाहता हूं, जो मुझे चाहिए वो सब मुझे मिलता रहे, मेरे को कोई देखे नहीं, उनको कुछ एहसास न हो मेरे होने का, मगर मेरे को जो होना वो सब मिलता रहे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे इस इच्छा को उसने बहुत अलग तरीके से पूरा किया। मेरे उस मैं को जो बने रहना नहीं चाहता था, जो तकलीफ वाला हो गया था मेरे लिए, अन्य लोगों के लिए, जो मैं एक शापित था, कलंकित था, जो मैं एक नासूर बन गया था, उस मैं को खत्म करने का एक तरीका मुझे दिया। इसकी समझ, इसके बारे में जानकारी और वो जागरूकता अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन कमरों में दी जाती है, शेयरिंग्स में दी जाती है। और मुझे बार बार ये कहा जाता है कि टेक अ स्पॉन्सर, वर्क द स्टेप्स एंड बी अ फ्री मैन, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। ये प्रक्रिया 20 साल की नहीं है, ये प्रक्रिया ऑनगोइंग है, मगर शुरुआत होना चाहिए। और मेन शुरुआत वहीं पे है जहां पर आई गो इनटू विगरस एक्शन। ये 3 पर्टेनिंग आइडियाज तो पहले से ही आ गई है, इसकी सिद्धता आ गई है।
इसको बार बार जाके एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एवरी स्लीप इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अगर कोई भाई स्लीप होके यहाँ पे बैठा हुआ है तो बैक फुट पे मत जाओ, फ्रंट फुट पे आ जाओ। ये प्रूव हो गया है, ये मेरे लिए जैसा प्रूव हो गया था। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, आई एम एन अल्कोहलिक, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। बिना सहायता के, बिना मदद के मैं शराब से बच नहीं सकता। मानवीय उपाय योजना, मेरा खुद का नॉलेज, सेल्फ रिलायंस हैज अटरली फेल्ड अस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वर द रूट कॉज। अब मेरे को एक्सपेक्टेशंस वगैरह सब छोड़ देना पड़ेगा। अब मेरे को अगर रिलाय होना है, डिपेंड होना है, अगर कोई है तो उसने, जिसने मेरी चेतना गंवाने के बाद में भी, मेरी होशमंदी को मैंने गंवा देने के बाद में भी मेरे को जिंदा रखा, मेरी सांसों को बनाए रखा, मेरे धड़कनों को बनाए रखा, मेरे दिल को चालू रखा, मेरी हर नैसर्गिक प्रक्रिया को चालू रखा। एक बड़ा सा वेंटिलेटर ये कोविड के सिचुएशन में भी चालू रखा। अब जब उसके प्रेजेंस का मेरे जिंदगी में महत्व आ जाता है, मैं गॉड कॉन्शियस हो जाता हूं, तो मेरे अंदर के वो डर, सेल्फ सेंटर्ड फियर्स, 100 फॉर्म्स ऑफ फियर्स, जिसके कारण मैं चाल ढकल करता हूँ, प्रोकास्टिनेट करता हूँ, कुछ देखना ही नहीं चाहता। अपने आप की गलतियों को देखूंगा तो मेरे को लगता है यार ये गलतियां जो मैंने की है, ये जो पाप मैंने किए है, ये सब मेरे को 5वें कदम में किसी को बताना पड़ेगा। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है इट इज मॉरल इन्वेंटरी। इंसिडेंट ये वो सब बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को तो सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज देखना है, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, मेरे को सिर्फ गुण दोषों को देखना है। मेरे को तो मेरे अपने कौन थे और उन अपनों को मैंने वस्तुओं के रूप में कैसा वापरा, और वस्तुओं को मैंने अपने जिंदगी में इंसानों का दर्जा कैसा दे दिया, वो देखना है। यहां से जो मेरा सफर चालू होता है वो पेन्स टेकिंगली जब 10वें कदम पे आता है, नाउ में आता है, प्रेजेंस में आता है, अभी में आता है, शूटअप बूटअप शो अप में आता है, ऑलवेज अलर्ट में आता है। आई एम रिबॉर्न। बाल्यावस्था से मैं प्रौढ़ावस्था में आ जाता हूं। मेरे में शहानपन आता है, मेरे में समझदारी आती है। अब दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, मेरे को बड़ी बड़ी उत्सुकता रहती थी कि मेरा बर्थडे होने को ना, मैंने ये टोकन लेने को ना, मैं लोगों के टोकन ले लेके देखता था, उसके ऊपर लिखा हुआ हो, पीछे लिखा हुआ थिंक 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 बिफोर यू ड्रिंक, द टाइम टू कॉल यूर स्पॉन्सर इज आफ्टर, इज बिफोर नॉट आफ्टर। मुझे ये बातें सब समझ में आ रही थी, इस्तेमाल भी करना चाहता था, लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि ये सब तो उसके द्वारा होता है, मेरे द्वारा होता ही नहीं, ये मेरी मान्यता नहीं थी। ये जब मैं गॉड कॉन्शियस हो जाता हूँ, उसकी चेतना को समझ जाता हूँ, उसके चैतन्य को समझ जाता हूँ, उसकी प्रेरणा को समझ जाता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, हाँ आता हूं। तब ये बातें मेरे जहन से, अंदर से, डीप विद इन, सरफेस से नहीं, दिमाग से नहीं, मेरे नॉलेज से नहीं, मगर अच्छे बुरे की पहचान होने से आती है, सही गलत की पहचान होने से आती है, ट्रूथ की पहचान, रियलिटी की पहचान, वास्तविकता की पहचान, वास्तविकता का स्वीकार वहां से आती है। सच्चाई की, मेरे बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये मरते दम तक मेरे साथ में रहने वाली है, इसका सिर्फ अरेस्ट है, वन डे एट ए टाइम। आई शुड नॉट गो बैक टू ड्रिंकिंग। और ड्रिंकिंग को जाने के लिए अल्कोहल, शराब, ये सिर्फ मेरे बीमारी का दिखने वाला रूप है। शराब की तरफ बार बार मुझे क्यों जाना पड़ता है, इसका मुझे तब संज्ञान होता है जब एक दूसरे व्यक्ति के साथ में, एक अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति के साथ में, जिसके साथ में मेरा एक रिलेशनशिप बनता है, एक विश्वास का नाता बनता है। ऐसा विश्वास का नाता बने बिगड़, किसी ने मेरे विश्वास को संपूर्णतः जीते बिगड़, जिसके सामने मैं अपने सब सीक्रेट्स को खोलने को तैयार हो जाता हूँ, जिसके सामने मैं पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होके अपने अंदर से, जहन से तकलीफ देने वाले उन सब बातों को निकालने के लिए तैयार हो जाता हूँ।
और चुभते हुए किलो को निकालना चाहता हूं। वो कांटों को जिसके ऊपर मैं सोया हूं और तड़पा हूं, उनको निकालने के लिए इनकी सहायता लेता हूं। तभी ये बात हीलिंग की चालू होती है। नहीं तो कांटा तो चुभा हुआ है, कील तो लगी हुई है, तो वो तो नासूरी होने वाली है। जब तक वो निकलेगी नहीं, और मैं खुद वो निकाल नहीं सकता बिना सहायता के। यहाँ पे मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप चालू होता है जिंदगी में, अपने खुद के साथ में, अपने ईश्वर के साथ में, और दूसरे किसी आदरणीय व्यक्ति के साथ में। एक विश्वास का, एक ट्रांसपेरेंसी का, एक पूर्णतः बिना कोई झिझक के, बिना कोई फियर के अपने जिंदगी को पूरा मैं सामने रख सकता हूँ। उस मैं को जो नासूर बन गया, जो किसी काम का नहीं रहा, जिसकी वैल्यू नहीं रही, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं रही, जिसका कोई धोरण नहीं रहा, जिसकी कोई नैतिकता नहीं रही, कोई नीतिमत्ता नहीं रही, जिसके कोई वसूल नहीं रहे जिंदगी के। और यहां से ये सफर चालू होता है। जब वसूलों की बात आती है, जब कैरेक्टर बिल्डिंग की बात आती है, तब ये सब ऊपर वाले के साथ में, उसके प्रेजेंस में, उसके एहसास में अब मैं नहीं करता। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति बार बार प्रार्थना के वक्त सवेरे बोलता था, भगवान तू मेरे जीवन में आ जा, तेरे मुझे बहुत चाहत है, तू मेरे जिंदगी को संवार ले। हमेशा बोलता तो था। अब भगवान ने सोचा कि चलो इसके पास में चले ही जाते हैं। और वो घर में है, तैयार होके है, अपने घर में उसका चिल्लाना उल्लाना चालू था बीवी के, मेरे को जाना है, क्या कर रहे हैं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, कैसा तुम करते हो, क्या तुमको कोई ख्याल नहीं रहता। और तभी दरवाजे पे बेल बजती है। ये सोचता है वो जाएंगे, ये जाएंगे, कोई नहीं जाता। बोलता है इतनी बेल बज रही, कोई जा नहीं रहा, चिल्लाते हुए। वो आके दरवाजा खोलता है। सब लोग उसके तरफ आश्चर्य से देखते हैं। बच्चे बैठे हुए हैं, उसके माँ पिताजी बैठे हुए हैं, उसकी बीवी कामकाज में लग के उसकी तैयारी करने के लिए भागदौड़ कर रही है। वो भी सोचती है क्या बड़बड़ करते हुए जा रहे हैं दरवाजे की तरफ। वो दरवाजा खोलता है। सामने एक व्यक्ति टूटअप बूटअप शोअप के हिसाब से पूरा एकदम एक जेंटलमैन खड़ा है। बोलकर नमस्कार। बोलता है नमस्कार, बोलो। बोले कुछ नहीं, मैं अंदर आना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले तुम ही तो मेरे को पुकार रहे थे ना। बोले मैंने कब पुकारा तुमको? बोले रोज तुम ही तो कहते हो भगवान तू आजा, मेरे जिंदगी में आजा, मेरे साथ में आजा, मेरे साथ में रहे। अब क्या हो गया? बोले चल चल चल, शाना मत बन, निकल यहां से। अरे बोले भाई मैं भगवान हूं। ये हंसता है, मुश्किल हंसता है। वो बोलता देख, मैं भगवान हूं, मेरा आवाज सिर्फ तू ही सुनेगा, और मैं सिर्फ तेरे को ही दिखूंगा। अब ये मिस्टर इंडिया, सही मिस्टर इंडिया आ गया। अदृश्य, जो समझ में नहीं आता, जो दिखता नहीं, जो किसी को पहचान में नहीं आता, जिसकी पहचान कहीं पे नहीं, जिसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास में सही जानकारी नहीं। और उसकी माँ पीछे से चिल्लाती है, बोलती है वहां पे दरवाजे पे खड़ा होकर किससे बड़बड़ कर रहा? और ये बोलता मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात इनको सुनाई दे रही, मगर इसकी बात इनको सुनाई नहीं दे रही, और ये इनको दिख भी नहीं रहा। तो वो थोड़ा बाजू हटता है। अब वो गॉड कॉन्शियस हो गया, अब ईश्वर है, इस बात को मानने लग गया। और जैसे ही बाजू होता है, वैसा ईश्वर अंदर आ जाता है। और अंदर आता है, उसके साथ साथ वो जब सोफे में जाके बैठता है, तो ये भी सोफे में जाके बैठता है। अब उसकी बीवी फट से एक छोटा टेबल लाके रखती है, नाश्ता लाके रखती है, और उसके मन में आता है कि इतना देर और ये नाश्ता बनाया तुमने। उसके मन में, अंदर में गुस्सा है, गाली है। लेकिन वो देखता है भगवान बाजू में है, वो चुप हो जाता है। अब इसको मैंने बुलाया है, ये मेरे साथ में बैठा है, इसके साथ में मैं कैसे गाली दूं?
अब मन पे रोक लग गई, अब विचारों पे रोक लग गई, अब आदतों पे रोक लग गई। अब वो सब हरकतें जो पहले कर रहा था, वो हरकतें गॉड कॉन्शियस होने के बाद में, भगवान उसके साथ में ये उसको समझ में आने के बाद में अब वो नहीं कर रहा। अब काम पे गया, अब लोगों पे चिल्ला नहीं रहा, अब जूनियर्स को धमकियां नहीं दे रहा, अब शांति से उनकी देखभाल कर रहा, पूछताछ कर रहा, उनसे प्रेम से बात कर रहा। और लोग सोच रहे इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। ही हैज बिकम गॉड कॉन्शियस। अब उसका प्रेजेंस उसके प्रेजेंट में है। अब ही इज प्रेजेंट। जैसा हम स्कूल में क्लास में जाने के बाद में जब नाम पुकारा जाता था, तब मैं बोलता था या मेरे कोई प्रॉक्सी देता था, मेरी ज्यादा करके किसी ने प्रॉक्सी दी, प्रेजेंट सर। अब मैं प्रेजेंट हो गया उसके प्रेजेंस में। अब उसके प्रेजेंस को मैंने मानना चालू किया तो मेरे अंदर में ये बदलाव आया, जो बदलाव दुनिया की कोई ताकत नहीं ला पाया। मेरे बोलने में, मेरे चलने में, मेरे वसूलों में, मेरी मान्यताओं में, मेरे कैरेक्टर में, मेरे सोच में, मेरे आइडियाज में, जो पहले की थी वो अचानक निकल गई। दे वर कास्ट असाइड। ये चेंज है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है चेंज के सिवा मेरी जिंदगी बच नहीं सकती। और ये चेंज जो कोई भी नहीं कर पाया, कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, जब मैं गॉड कॉन्शियस हो जाता हूं, इस उदाहरण के तहत कि अब नहाते धोते, इधर उधर जाते आते, जहां पे मैं हूं, जो मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि अगर मैं मेरे पिछली जिंदगी के तरफ झांक के देखता हूं, तो गीली रेत पर उमटे हुए कदम, और वहां पे जहां पे मैं संघर्ष में था, जहां पे मैं इस दुनिया में लड़ाई में था, मैं अपने वजूद को बनाए रखना चाहता था, मैं काम धंधा खोना नहीं चाहता था, मैं रिश्ते संबंधों को टूटने देना नहीं चाहता था, मैं हर वक्त उस एक्टर के समान जो उदाहरण दिया गया है, सब कुछ करके, सबको खुश करके, सबके साथ में जीना चाहता था। उस वक्त कोई भी मेरे साथ में नहीं है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जाओ भाड़ में, तुमको जो करना है करो करके मैं वहां से हट गया था, निकल गया था। पहले सब कुछ मैं था, अब मैं कुछ भी नहीं था। उस वक्त मेरे को लगता था कि ये पूरी जिंदगी की लड़ाई तो मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। और उस वक्त मेरे को भगवान बोलता है, जिसने जन्म के वक्त ये प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे साथ में हर वक्त हूँ, तेरे दुख सुख में सब जगह पे मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यह एहसास को मैं भूल गया, उसके होने को मैं भूल गया, उसके प्रेजेंस को मैं भूल गया। मैं तो अज्ञानी बन गया, मैंने तो पीठ फेर ली। मैं तो घबरा गया कि अब मेरे हाथ से जो कुछ कांड हो रहे, उसकी मेरे को सजा भोगना पड़ेगा, मेरे को पाताल में जाना पड़ेगा, मेरे को कढ़ाई में एक उबले हुए तेल में मेरे को डाला जाएगा, मेरे को सजा दी जाएगी। अब मैं इन सब सजाओं के कारण मैं अपने सच को, अपने वास्तविकता को, अपने डीप विद इन के अंदर के उस तत्व को ही भूल गया। मैं अपने आप को भूल गया। और यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज मैं इस बात को कहता हूं कि जिस प्रकार से जागरण उस व्यक्ति को हुआ जब भगवान ने कहा कि वो जो तेरा संघर्ष था, वो जो तेरी लड़ाई थी, जहां पे तू नाकामयाब हो रहा था, जहां पे तू गिर रहा था, जहां पे तू उठने लायक नहीं था, वहां पर मैंने तेरे को अपने गोद में उठा लिया था और वहां से मैं चल रहा था, तू नहीं चल रहा था। वो बात आज मेरी जिंदगी में ध्यान में पूरी तरह है कि वो सब लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये व्यवस्था में जुड़े हुए, जो मेरे को बार बार गले लगा रहे थे, बार बार बोल रहे थे आते रहे, ब्रिंग योर बॉडी टू द मीटिंग, माइंड विल फॉलो, शरीर से आ, तेरे को एक दिन एहसास हो जाएगा कि वो है करके हम है। और जिस दिन ये एहसास होता है, और जिस दिन उसके प्रेजेंस का, उसके होने का, और मैं उसके साथ में हूं, आई एम प्रेजेंट इन हिज प्रेजेंस, ऊपर वाले के साथ में, ऊपर वाले के दिशा निर्देश में, ऊपर वाले के देखरेख में, जो मैं तीसरे कदम की प्रार्थना करता हूं कि अब मुझे तेरी देखरेख चाहिए, तेरे देखरेख में मैं आने को तैयार हूं, मेरी जिंदगी मैं अब तेरे चरणों में अर्पण करता हूं।
अब तू मुझे घड़ा, अब मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर, मेरी सभी समस्याओं को तू हर ले, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा ये सिद्धता है उन लोगों को जिनके साथ में मैं काम करूंगा कि तू कितना प्यारा है, तू कितना ताकतवर है, तू कितना, तेरे साथ में अगर मैं जीता हूं तो तेरे बनाए हुए मार्ग पर, तेरे इस ब्लूप्रिंट पर, तेरे द्वारा दिशा निर्देश से जो जिंदगी जी जाती है वो कितनी अच्छी होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में द प्रेजेंस नाउ अभी एक गिफ्ट है, तोहफा है। अगर मैं नाउ में, प्रेजेंट में, प्रेजेंस में, उसके प्रेजेंस के द्वारा, उसके होने के द्वारा गॉड कॉन्शियस होके, वो जो सिक्स सेंस ऑफ लिविंग बोला जाता है, वो अंदरूनी मेरी एक, अंदर की एक बात, अंदर से मेरी एक नजर, अब बाहरी नजर काम नहीं करती। अब मेरे को एक नया नजरिया मिलता है, एक नया दृष्टिकोण मिलता है। अब एक अंधे को जो लाठी के सहारे आपने चलना सिखाया, उसका पूरा ऑपरेशन होके उसको आंख मिल गई, अब वो देखने लग गया, अब अपने जीवन की तरफ देखा उसने, और वहां से वो अपने जिंदगी में होने का एहसास को समझने लगा। अब ये कोविड की सिचुएशन है, मेरे पिछले कई दिनों से ये जो तोहफे मिले मेरे को प्रेजेंस में रहने के, मैं कन्यादान कर सका, मेरी लड़की की शादी मिराकुलसली हुई, मेरे पास में कुछ नहीं था, ऐसे अपने जिंदगी को लुटा देने वाले आदमी के पास में क्या रहने वाला है। लेकिन जब भी बयान करूंगा उस शादी के बारे में, वो जो बेटी जिसको मैं चाहता था, जिसके साथ में मैं जीना चाहता था, जिसके साथ में मैं रहना चाहता था, जहां पे मैंने ये अपने आप से एक वादा किया था कि अब जिंदगी भर मैं शराब नहीं पीऊंगा, बार बार मेरा ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम उभर कर सामने आया, नासूर बन गया, और जिंदगी में मैं कहीं नहीं था। 2 साल के सोबराइटी के बाद में जिस मेरे साले साहब ने पूरी कार्रवाई करके उसकी शादी पक्की की, उसका एंगेजमेंट किया, मेरा लड़का तब तक सीए हो गया, उसने कहा कि बाबा आप चिंता मत करो, अब मैं हूं। थिंग्स हैव वर्कड मिराकुलसली। मेरा सिर्फ उपस्थित रहना, लिविंग और लिविंग अमेंड्स। अरे भाई, माफी मांगना, माफ करना, पैसे देना, कर्जे चुकाना, ये सब अमेंड्स का वो भाग है जहां से मैं मुक्त होता हूं, जिससे बोझ में से मैं निकलता हूं। मगर मेरे होने का फायदा, मेरे प्रेजेंस का फायदा, मेरे जिंदगी में मैं हूं इसका एहसास और उपयोगिता तभी आती है जब मैं प्रेजेंस में, उसके प्रेजेंस के साथ में, प्रेजेंट में जीना चालू करता हूं। हर पल हर क्षण अपने लोगों के साथ में खड़ा रहता हूं, सुख दुख में, और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ में हो, चाहे ए का मेंबर हो, चाहे मेरा कमिटमेंट हो, और डिसिप्लिन मेरे अंदर में आता है, और सातत्य मेरे अंदर में आता है, एक रेगुलरिटी, एक पूर्णता, एक रिचुअल्स, खुद के एक रोजमर्रा के जिंदगी जीने का एक तरीका, एक वसूल मेरा तैयार हो जाता है। ये जो तोहफे आते हैं ना, हर क्षण में, हर पल में, हर प्रेजेंस में, मेरी उपयोगिता जो मुझे मिलती है, एक हायर पर्पस जो मेरे को मिलता है, कि रिश्ते संबंध सुधरते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, मेरे खुद के जिंदगी में एक स्वतंत्रता मैं महसूस करता हूँ, चित्त शांति आती है, एक नए आनंद की संकल्पना, वो जो आनंद की मेरी संकल्पनाएं थी, यहाँ पे आनंद है, वहां पे आनंद है, उसमें आनंद है, इसमें आनंद है, वो निकल जाके मेरे को एक नए आनंद का एहसास होता है। ये बहुत विलक्षणीय है, ये एस्टॉनिशिंग है, ये भौचक्का करने वाला है। ये जब तोहफे आते हैं ना, मेरे बेटी की शादी, वो जिसने सब कुछ किया, उसके शादी के 1 महीना पहले वो खुद ईश्वर को प्यारा हो गया। नागपुर के वो सब लोग जानते हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए थे, के बांधव, जो 3 स्टोरी एसी के सभागृह में आए थे, जो कभी
कहीं पे भी नहीं था। उसके बेटी की शादी इस प्रकार हुई कि जैसा कुछ उसी ने सब कुछ किया है। और मैं जानता था और मेरे एक के भाई जानते थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो सब ऊपर वाले ने किया है। ऊपर वाले के तोहफे आज मैं देख रहा हूं। आज कोविड सिचुएशन में अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे बेटी का जो अभी दुबई में है, उसका प्लान था कि उसके बेटे जो है, जुड़वा बेटे है, मेरे नाती जो है, जो 2 साल से घर में या दुबई में जो रुक गए हैं, जो अब थोड़े बड़े हो गए हैं, जो थोड़ा बहुत समझदार हो गए हैं, जो हमको मिलना चाहते हैं, हमारे साथ में खेलना चाहते हैं, हमारे साथ में रहना चाहते हैं, आजी आजोबा, उनका प्लानिंग था कि अभी वो कल आने वाले थे। अब ये जो सिचुएशन आ गई जहां पे प्लेन का बुकिंग आ गया, यही 2 साल पहले उनकी थ्रेड सेरेमनी है, जनेऊ का कार्यक्रम ठहरा था, सब पत्रिका छप गई थी, बुकिंग हो गया था, सब हो गया था। और कुछ दिन पहले मैंने उनको कहा था कि फिर से एक बार फिर विचार करो, इंट्यूशनली। मालूम नहीं कहां से मेरे को ये जहन में आया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा, अब वो इतने समझदार है, इतने शहाने हैं मेरे जवाई, कोई आदत नहीं, एक देव पुरुष है। और मेरे को मालूम है वो मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं, वो समझदार है ज्यादा। और मैंने कहा कि आप जैसा भी डिसाइड करोगे मैं आपके साथ में हूँ। मैंने अपनी बात को उनके ऊपर थोपा नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को भगवान से संदेश आ गया है। मेरे को मालूम है कि भगवान का संदेश तो उनके द्वारा ही मेरे पास में आया है। और उन्होंने कहा आज कि बाबा, आप जो बोल रहे थे वही सही था। ऐसे सिचुएशन में हमारा आना, जो 10 तारीख को फिर से वो जनेऊ का कार्यक्रम था, वो फिर से कैंसिल हो गया, उनका आना रुक गया। मेरी जो बेटी है वो रोई, भावनिक हो गई, ये क्यों ऐसा हमारे साथ में होता है। और मैंने कहा बेटा, भरोसा कर, ट्रस्ट गॉड। वो हमको अच्छे से जानता है, वो हमारे ऊपर बहुत प्यार करता है, उसने हमको संभाल के रखा है। वो जानता है कि अगर तुम आए रहते, क्योंकि उसको 2 दिन से सर्दी खांसी है, मेरे एक नाती को जो जुड़वा है उसमें से एक नाती को सर्दी खांसी है। तब टेस्ट हो गई, प्लेन का टिकट निकल गया, प्लेन में बैठने वाले हैं, और इसके वजह से अब नहीं जाना। बोले सब लोग जाते हैं आते हैं, हम ही अटक जाते हैं। मैं बोला बेटा आएंगे, तुम चिंता मत करो। ये लिविंग में, मेरे प्रेजेंस में मेरे को अभी ये जिंदगी दी है, तो मैं क्या किसी उपयोगिता में आ रहा हूँ? क्या मैं किसी की हौसला अफजाई कर रहा हूँ? क्या मैं किसी को ये भरोसा दे पा रहा हूँ? क्या मैं पास ऑन कर पा रहा हूँ? क्या जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मेरे डर निकल गए, जो मेरे को एक सुरक्षितता आ गई, वही मैं दूसरे तक पहुंचा रहा हूं? देन आई विल गेट द गिफ्ट, देन आई एम यूजिंग द गिफ्ट। मेरे प्रेजेंस में, मेरे प्रेजेंट होने में, उसके प्रेजेंस के साथ में जो भी प्रेजेंट्स है मेरे जिंदगी के, वो प्रेजेंट्स मैं बांट रहा हूं, उनका मैं उपयोग कर रहा हूं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यही तो मेरी जिंदगी है, खोई हुई जिंदगी करके। दाइन ओन सेल्फ का बायना बदल जाता है। पहले वो अपने आप से प्रामाणिक रहने का है, फिर मेरे को समझ में आता है कि मेरे अंदर ये एक दो मैं है। एक वो मैं जो मैं जीना ही नहीं चाहता था, जिसको मैं खत्म करना चाहता था, और वो एक दूसरा मैं है जो जीना चाहता है, जो रहना चाहता है, जो आशा के लिए लालायित है, जो प्रकाश में आना चाहता है। और दाइन ओन सेल्फ का मायना बदलते जाता है। और ट्रूथ को एक्सेप्ट करना, रियलिटी को देखना, जो मैंने खो दिया था, सच और झूठ में का फर्क करने का। अब सिर्फ मैं शराब से दूर नहीं होता, अब मैं सच्चाई के साथ में जीना चाहता हूं। अब मैं ट्रूथफुल रहना चाहता हूं। अब मैं उस अंदर के तत्व से, जो स्पिरिट है, द आंसर इज स्पिरिट, जो आत्मा है, जो सोल है, जो प्राण है, जिसको कोई समझ नहीं पाया, जिसको कोई ला नहीं पाया, जिसको कोई जला नहीं पाया, जिसको कोई डुबा नहीं पाया, जिसको कोई काट नहीं पाया, अनेक वर्षों से धर्म, अच्छे अच्छे लोग, मान्यवर लोग आध्यात्म को ही मानते हैं, अपने अध्ययन को ही मानते हैं,
अपने आप को जान लेना, समझ लेना, स्व का अर्थ समझना, तभी परम अर्थ समझता है। तभी उसके होने का और उसके होने के एहसास को मेरे को आता है, और उसके एहसास के द्वारा जिंदगी जीना यानी कितना हायर पर्पस है, क्रिएटिव है, तब तब तरफ मधुरता आती है। अब गुलाब जाम मधुर बनता है। अब प्रक्रिया मिल गई, साधन मिल गए, सामग्री मिल गई, अब प्रैक्टिस हो गई, और प्रैक्टिस रोजमर्रा के जिंदगी में एक दिन के आधार पर करते करते गुलाब जाम में मधुरता आ गई। अब जिंदगी नासूर नहीं लगती, अब जिंदगी की मिठास आ गई, अब रिश्ते संबंधों में मिठास आ गई, भरोसा आ गया, अपनापन आ गया, प्यार आ गया, त्याग आ गया, कृतज्ञता आ गई, सहनशीलता की आवश्यकता ही नहीं है। अब किसी किसी से कोई संघर्ष ही नहीं है, अब मान्यता है, अब समझदारी है। ये जबरदस्त भाग है, ये तोहफे हैं, ये गिफ्ट्स है, ये उसके प्रेजेंस का परिणाम है। उसके प्रेजेंस में मेरा प्रेजेंट, उसके होने में मेरा होना, ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।